फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स एलिमेंट। ये बीआरएफ का एक टॉपिक है, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का, कि मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट है वो कब वैलिड होगा और वैलिड होने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कब कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, जब जो दो पार्टीज़ होती है जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो एग्री होती हैं कॉन्ट्रैक्ट के मैटर के ऊपर। ठीक है, मतलब एक टाइप से कहें तो कॉन्ट्रैक्ट एक अंडरस्टैंडिंग या एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज़ के बीच में। ठीक है, लेकिन है ना क्लियरली एक डेफिनेशन नहीं देता। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको डिफाइन करने के लिए हमें ना डेफिनेशन को देखना चाहिए जो इंटेलेक्चुअल एंड एक्सपर्ट्स के द्वारा दी गई है मर्केंटाइल लॉ के। क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल का अगर मीनिंग समझे तो मतलब ये जो इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है किसी इंसान की पर्सनल एबिलिटी, उसकी थिंकिंग, उसकी लॉजिकल पावर वगैरह, उसकी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है जो क्रिएट करता है, डिफाइन करता है एक दो जो पार्टीज है जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उनकी जिम्मेवारी, उनकी ऑब्लिगेशंस को। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक प्रॉमिस होता है जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल हो, मतलब जो लॉ लागू कर पाए। ठीक है, तो एक को लॉ होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या दो बेसिक फीचर होने चाहिए। एक तो सारी पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट हो, जितनी भी पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, क्यों अगर वो एग्री ही नहीं होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ कैसे? फिर तो जोर ज़बरदस्ती वाला सिस्टम हो गया। और जो एग्रीमेंट है वो लॉ के द्वारा लागू किया जा सके, इन्फोर्सेबल हो। क्योंकि कई बार कोई ऐसा मैटर है जो लॉ मान्यता नहीं देता लेकिन हम एग्री हो जाएं तो वो भी है लॉ के द्वारा भी लागू हो। तो एक एग्रीमेंट लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल होना चाहिए, ये इम्पेरेटिव है। तभी कहता है कि और वो बेस होना चाहिए किसी वैलिड और लीगल ग्राउंड पर, क्योंकि लॉ तभी मान्यता देगा जब कोई इंपॉर्टेंस होगी उसका बेस होगा। ठीक है, और कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैन ओनली बी इन्फोर्सेबल तभी हो सकता है जब ये कुछ लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब जब पार्टीज़ की कुछ ना कुछ जिम्मेवारी वगैरह क्रिएट करे। दूसरे शब्दों में कहे तो जो एग्रीमेंट है ना, ऑब्लिगेशन है, ये दो फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के। जो कमिटमेंट होती है पार्टीज़ में वो कैसी होनी चाहिए? उनकी सहमति के ऊपर होनी चाहिए, कंसेंसस पे होनी चाहिए, एडीडीएम पे। एडीडीएम मतलब जो प्रिंसिपल ये कहता है कि दोनों पार्टीज़ लीगली बाउंड है कि जो भी एग्रीमेंट हुआ है वो उसके रिगार्डिंग, उसके सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग क्लियर है। एक टाइप से कहते हो दोनों पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट बिल्कुल उनकी सहमति से हुआ है, वो सब्जेक्ट मैटर पे एग्री हैं। ठीक है, जो भी कंडीशन वगैरह, जैसे यहाँ पे हैं दो बिल्डिंग है, एक के पास नंबर ए और बी तो ए को खरीदना चाहता है लेकिन ए दूसरे को बेचना चाहता है। तो इससे क्या हो गया कि उनके बीच में तो कंसेंसस बनी नहीं, एक दूसरी खरीदना चाहता है, एक दूसरी बेचना चाहता है, अलग अलग बेचना चाहता है। ठीक है, तो यही कारण है कि कंसेंसस का होना जरूरी होता है, तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस एग्रीमेंट, कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना वो सारे एग्रीमेंट होंगे, लेकिन जितने भी एग्रीमेंट होंगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। क्योंकि कई बार हम कुछ ऐसी बातों पे भी एग्री हो जाते हैं जो लीगल ऑब्लिगेशन नहीं रखते, जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का बेस नहीं होते। तो ये ज़रूरी है समझना कि सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। इसके लिए सबसे पहले तो हमें मीनिंग ही पता होना चाहिए एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट का। तो कहता है कि हर जो प्रोमिस होता है, ठीक है, जो किया जाता है वो एग्रीमेंट का बेस होता है। ठीक है, तो कहता है कि एवरी प्रोमिस और एवरी सेट ऑफ प्रोमिस जो किया जाए किसी कंसिडरेशन के लिए वो क्या बन जाता है? एक एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट एक टाइप से कहते हैं एक प्रपोजल है और एक एक्सेप्टेंस है दो या दो से अधिक पार्टीज़ के बीच में किसी काम को करने के लिए या किसी काम को ना करने के लिए। ये क्लियर है कि जो एग्रीमेंट होता है उसमें प्रोमिस आता है। ठीक है, और ये जो प्रोमिस होते हैं यही तो एग्रीमेंट होता है कि किसी काम के लिए एग्री, मतलब कंसिडरेशन के लिए। जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो लीगल होना ज़रूरी है। ठीक है, जो कुछ ना कुछ सर्टेन ऑब्लिगेशन इम्पोज करे किसी पार्टी पर। ठीक है, तो कहता है कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है डिफाइन करता है कि एक जो एग्रीमेंट है जो लॉ के द्वारा अगर लागू किया जा सकता है तो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। तो तीन विटोल एलिमेंट जरूरी है। एक तो एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट कब बन सकता है? एक तो वो एग्रीमेंट हो, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे, मतलब लीगल ऑब्लिगेशन, और लॉ उसे लागू कर पाए। ठीक है, तो एग्रीमेंट ज़्यादा वाइड होता है कॉन्ट्रैक्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि जो एग्रीमेंट है वो हमारा रिलीजियस, कल्चरल, सोशल, मोरल कैसा भी हो सकता है। ठीक है, जो एग्रीमेंट होता है कई बार ऐसा हो सकता है जिससे कोई लीगल ऑब्लिगेशन अराइज ही ना, मतलब कानूनी कोई ऐसी ड्यूटी जो हमें पूरी करनी हो। ठीक है, तो भी वो एग्रीमेंट रह जाता है। अगर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होगी तो वो सिर्फ एग्रीमेंट होगा, ना कि कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अरुण है ना अपने फ्रेंड वरुण को टी पर इनवाइट करता है और वो इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो एक सोशल एग्रीमेंट है, ना कि कोई कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि इसमें तो कोई कानूनी जो ड्यूटी है वो ही नहीं किसी भी पर्सन की। ये फॉलो करता है कि जितने भी एग्रीमेंट होते हैं वो लीगल ऑब्लिगेशन फॉलो नहीं करते। ठीक है, वो सोशल भी हो सकते हैं, मोरल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट है, लेकिन जितने भी एग्रीमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो दोनों को अलग अलग दो स्टेटमेंट में समझेंगे
कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। तो सबसे पहले देखो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट है, ये ज़रूरी है क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट तभी मतलब कोई भी जैसे प्रपोजल रखा किसी ने और एक्सेप्ट किया तो वो तभी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है अगर वहाँ पे एग्रीमेंट है। अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट तो बनेगा ही नहीं। बिना एग्रीमेंट के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। एग्रीमेंट एसेंशियल है, इम्पोर्टेंट है, पहला एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। क्योंकि जैसे हम एग्जांपल नहीं देते कि जहाँ पे अगर धुआं उठ रहा है मतलब वहाँ पे आग तो लगी थी, आग होगी, तो वही कारण है जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा वहाँ पे एग्रीमेंट भी होगा ही होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर आता है कि जो एग्रीमेंट होते हैं मतलब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें लीगल ऑब्लिगेशन का होना ज़रूरी है। अगर कानूनी ड्यूटी नहीं होगी तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे एग्जांपल ए कार देता है बी को रिपेयर के लिए और बी उसके लिए 200 रुपये मांगता है, तो यहाँ पे दोनों की ड्यूटी आ गई। तीसरा एलिमेंट आता है कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल हो, ठीक है, कि अगर नहीं करे तो दूसरा पर्सन कोर्ट में जा पाए, उसके अगेंस्ट में केस कर पाए, ठीक है। तो इसके लिए अलग अलग रूल्स में आते हैं। तो इसके कोर एलिमेंट्स में ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। क्या कि एक तो प्रपोजल हो और एक्सेप्टेंस हो उस प्रपोजल की, ठीक है। जितनी भी पार्टीज़ उस कॉन्ट्रैक्ट में है वो कम्पिटेंट होनी चाहिए, मतलब माइनर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो सभी पार्टीज़ है वो एग्रीमेंट में हो, कंसेंसस में हो, ठीक है, सहमति हो उन सभी के, दबाव वगैरह ना किया जाए। ऑब्जेक्टिव जो भी है उस कॉन्ट्रैक्ट का वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ना डिक्लेयर किया जाए। और जो एग्रीमेंट है वो रिटर्न हो, वेरीफाइड और रजिस्टर्ड होना चाहिए। जो एग्रीमेंट है वो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल हो, तभी एक जो एग्रीमेंट है वो क्या बन सकता है, कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे सभी जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो एग्रीमेंट होंगे। तो अब इसका इसी का पॉइंट आता है कि ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि जितने भी एग्रीमेंट होते हैं वो ज़रूरी नहीं है लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल हो, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट तभी बन सकता है अगर वो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है। जितने भी एग्रीमेंट है वो लीगली इन्फोर्सेबल हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो एग्रीमेंट होता है उसका वाइडर स्कोप होता है। जो एग्रीमेंट होते हैं वो उन मतलब वो ज़रूरी होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ज़रूरी नहीं होता किसी भी एग्रीमेंट के लिए। बिना एग्रीमेंट मतलब बिना कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन बिना एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे जो एग्रीमेंट है ज़रूरी नहीं है कि लीगल जिम्मेवारी लेके आए किसी पर्सन की या पार्टीज़ की जो भी एग्रीमेंट में है। जैसे कि ऑब्लिगेशंस का मीनिंग तो पहले समझना ज़रूरी है। ऑब्लिगेशन मतलब लीगल टाई, ठीक है, जो किसी पर्सन पर लगाया जाता है, ठीक है, जो नेसेसरी होता है उसे किसी काम को करने से रोकने के लिए। कुछ जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है लेके आते पार्टीज़ पर, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे कहा गया है। जो एग्रीमेंट होते हैं वो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल हो और ना भी हो, ठीक है। तो यही कारण है कि जो एग्रीमेंट होते हैं सारे के सारे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। जैसे सौरभ इनवाइट करता है गौरव को डिनर पे और गौरव एक्सेप्ट करता है इनविटेशन को, लेकिन आता नहीं है अपॉइंटेड टाइम पे, तो सौरभ आर्ग्यू नहीं कर सकता उसके साथ ना केस वगैरह, क्योंकि वो कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं कर रहा था। ये तो एक सोशल एग्रीमेंट था। अब बात आती है कि जो एक जैसे ए प्रॉमिस करता है बी को, ठीक है, कि फिजिकल हार्म करने के लिए सी को, तो भी नहीं बन सकता है कॉन्ट्रैक्ट। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि अगेंस्ट है ना लोग कि किसी भी पर्सन को हार्म करना, ऐसे किसी भी एग्रीमेंट में आना। तो जो एग्रीमेंट होते हैं वो कुछ एग्रीड कंडीशंस को फुलफिल करने चाहिए। जैसे इट डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई दैट द स्टिपुलेटेड कंडीशन, मतलब वही कि जिस कंडीशन पे एग्रीमेंट हुआ है ज़रूरी है वो लॉ के अकॉर्डिंग हो या लॉ के अकॉर्डिंग वो इन्फोर्सेबल हो, ठीक है। और ये भी कह सकते हैं जो एग्रीमेंट होता है, ठीक है, वो अगर जी नहीं होगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। जितने भी एग्रीमेंट है ज़रूरी नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट हो, लेकिन जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट होंगे, ठीक है। एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए कौन कौन से फीचर्स है जो होना ज़रूरी है, कौन कौन से जो एलिमेंट्स है वो होना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है एग्रीमेंट, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। कहता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड तभी हो सकता है जब एग्रीमेंट होगा, ठीक है। और जो एग्रीमेंट होता है वो दो चीज़ों से बनता है। एक तो प्रोमिस हो, मतलब प्रपोजल रखा जाए और उसको एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है। जितने भी प्रोमिस होते हैं या सेट ऑफ प्रोमिस होते हैं, अगर वो एक कंसिडरेशन को लेके चले एक दूसरे के लिए तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। एग्रीमेंट पर पहुंचने के लिए क्या चाहिए? एक पार्टी प्रपोजल देगी दूसरे को और वो पार्टी क्या करेगी? उसे एक्सेप्ट करेगी। सेक्शन 2 भी क्या बताता है कि जब जो पर्सन है जिसे प्रपोजल दिया गया है वो अपनी मतलब असेंट दिखाता है, अपनी इच्छा दिखाता है उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने की, तो वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। तो जब कोई एक्सेप्ट हो जाता है वो प्रॉमिस बन जाता है, और जब तक कि किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट ना किया जाए, ना कोई प्रॉमिस ना किया जाए, वो एग्रीमेंट नहीं हो सकता। जैसे मोहन है वो प्रपोजल देता है कि सोहन को कि मैं तुझे अपनी कार 50,000 रुपये में बेच दूंगा। सोहन एक्सेप्ट कर लेता है प्रपोजल को, तो वो क्या बन गया? एक वैलिड एग्रीमेंट बन गया दोनों के
बीच में। फिर दूसरा आता है कॉम्पिटेंसी एंड कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, मतलब जितनी भी पार्टीज़ हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, एग्रीमेंट करना चाहती है, वो कैसी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। मतलब उनमें वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो जरूर, जैसे वो मेजर हो, माइनर ना हो, ठीक है, वो साउंड माइंड की हो। तो यही है। सेकंड फीचर क्या कहता है कि वो लीगली कॉम्पिटेंट होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, ठीक है। जितने भी पर्सन है कॉम्पिटेंट कब होंगे, जो एज ऑफ मेजोरिटी, साउंड माइंड के और डिस्क्वालीफाइड ना हो लॉ के द्वारा, ठीक है। जितने भी पर्सन है जिनकी एज 18 साल हो जाती है वो मेजर माने जाते हैं। माइनर के केस में जो उनके गार्जियन होंगे, जैसे माता पिता वगैरह, उनको कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है उनकी जो भी प्रॉपर्टी वगैरह होती है उनके सुपरविजन वगैरह के लिए। और ऐसे पर्सन जब 21 साल के होते हैं तब मेजर बनते हैं, ना कि 18 साल में, ठीक है। और जो पर्सन साउंड माइंड के, उसका मतलब है कि वो कैपेबल है समझने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स वगैरह को, अपने राइट्स को, ठीक है, अपने बेनिफिट वगैरह को। और अगर वो इनकम्पिटेंट होंगे किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूड करने के लिए, मतलब कि वो देश के दुश्मन है या तो, या डिप्लोमेटिक पर्सनल है, या बैंकक्रप्ट हो गया, मतलब पैसा ही नहीं है उनके पास, ठीक है, तो या उनको जेल वगैरह हुई हो, तो ये क्या हो गए, कॉम्पिटेंसी में आ गया कि कौन कॉम्पिटेंट हो। तो कॉम्पिटेंट होगा कोई पर्सन तभी वो क्या कर सकता है, कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। फिर फ्री कंसेंट, हर पर्सन की जो भी एग्रीमेंट में आना चाहता है उनकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए, मतलब उन पर दबाव वगैरह नहीं बनाया गया, जोर जबरदस्ती ना की गई हो। तो कहता है कि फ्री कंसेंट होनी चाहिए, जो भी पर्सन एग्रीमेंट करना चाहिए। कंसेंट का मतलब होता है कि कंसेंट तभी फ्री होगी जब उनका सेम माइंड सेट होगा मैटेरियल वगैरह के ऊपर, ठीक है। जो पार्टीज होंगी वो सेम माइंड सेट रखे सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, ठीक है, सेम सेंस रहे। तो एक एग्रीमेंट कहता है कि अगर दबाव वगैरह से, कोर्शन से, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के, फ्रॉड वगैरह से कर लिया जाता है तो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं होता, और वहाँ पे पार्टीज़ की फ्री कंसेंट भी नहीं मानी जाती। एग्जाम्पल के लिए ए प्रपोजल देता है बी को कि मैं मेरी फ़ी 8,88,000 में दे दूंगा। बी एक्सेप्ट कर लेता है प्रपोजल को, और वो सोचता है तो मारुति कार है, तो यहाँ पे वैसे ठीक है एक्सेप्टेंस भी हुई है, ठीक है, दोनों में कंसिडरेशन भी है, लेकिन ना उनके माइंड सेट अलग अलग है, डिफरेंस है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। फिर लॉफुल कंसिडरेशन होना जरूरी है, और एक लीगल ऑब्जेक्ट। कहता है कि जो कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। कहता है कि कुछ केसेस को छोड़कर, कहता है कि जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, और जो डिजायर होती है प्रोमाइजर की, वो क्या होती है, जो प्रोमिसी है ना, या कोई भी अदर पर्सन है, वो या तो उस काम को करेगा या नहीं करेगा, किसकी डिजायर पर, प्रोमाइजर की डिजायर पर, ठीक है। वो ही क्या होता है, उसका कंसिडरेशन कहलाता है, ठीक है। तो कहता है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइस की फॉर्म में हो। कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन ये रियल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए अजय ऑफर करता है कि मैं ना विजय को 20 रुपये में अपनी बुक दे दूंगा, तो विजय एक्सेप्ट कर लेता है, तो 20 रुपये हैं वो तो अजय के लिए कंसिडरेशन, क्योंकि वो बुक बेच रहा है तो उसे पैसे मिल रहे हैं, और जो बुक है वो विजय के लिए कंसिडरेशन है, ठीक है। तो एग्रीमेंट तभी लॉफुल हो सकता है जब दोनों चीज़ें हों। बोला गया है कि जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए एग्रीमेंट का, वो कैसा होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहे तो ये इलीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के अपोज्ड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। लीगल फ्लॉज नहीं होने चाहिए, उसमें त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, और मतलब अगर वो लॉ के द्वारा फिर इन्फोर्सेबल ही नहीं होगा। फिर कहता है कि जो एग्रीमेंट है वो एक्सप्रेसिवली क्लियर रूप से वो डिक्लेयर ना किया जाए। कहता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ये एसेंशियल है कि जो एग्रीमेंट है वो वॉइड मतलब लॉ के विरुद्ध वगैरह ना डिक्लेयर किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में वॉइड एग्रीमेंट में एग्रीमेंट आते हैं जो भी किसी भी काम में, लीगल एक्टिविटी में क्या करते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं, जैसे मैरिज सेरेमनी वगैरह में, छोड़कर माइनर की जो एग्रीमेंट है जो इंटरप्ट करे, सैबोटेज करे लीगल एक्टिविटी को, जैसे तो वो क्या हो जाते हैं, हमारे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। रिलेटेड टू गैम्बलिंग या प्रोमिसिंग, ऐसे काम जो हमारे जो भी लीगल चीज़ें हैं उनमें दुविधा या अड़चन उत्पन्न करें। फिर बात आती है राइटिंग और रजिस्टरिंग एग्रीमेंट। राइटिंग और रजिस्ट मतलब कहता है कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो ना बोल कर भी हो सकता है और लिख कर भी हो सकता है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि ऐसा क्लियर कहीं नहीं लिखा होता, लिख कर ही होना चाहिए। वो इंटरेस्ट में होता है पार्टीज़ की, अगर लिखा होता है तो प्रूफ की तरह वर्क करता है फ्यूचर में। कुछ अदर फॉर्मेलिटीज़ भी कई बार रिक्वायरमेंट हो जाती हैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट को लीगल बनाने के लिए, जैसे जो डॉक्यूमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट का वो भाई स्टैम्प वगैरह लगी हो, रजिस्टर्ड हो, ठीक है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर जैसे, क्योंकि जब किसी को हम प्रॉपर्टी वगैरह घर वगैरह बेच रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है ना वो मतलब रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, कोर्ट वगैरह में जाते हैं हम, वहाँ
भाई ज़मीन हम ले रहे हैं वो वाला प्रूफ। तो कुछ जगह होती है जहाँ पे वो रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। कुछ केसेस में जो स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट है वो ही होती है कि रिटर्न में हो, विटनेस की प्रेजेंस में हो, ठीक है। तो स्टैच्यूटरी फॉर्मेलिटी फॉलो करना। कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो कैसा होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, जिसको आप परफॉर्म कर सकते हो। ऐसा ना हो जो इम्पॉसिबल है, जैसे कि भाई किसी मरे हुई बॉडी में जान डालना, ये तो इम्पॉसिबल है, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। मैजिक से खजाना ढूंढना, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन और डेफिनेट होना चाहिए, वैग्यू और इनडेफिनेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और लो जिन चीज़ों को रिकॉग्नाइज नहीं करती, इम्प्रैक्टिकल माने इंडेफिनेट मानती है, वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट या एग्रीमेंट का पार्ट नहीं हो सकते। तो अगर एक भी कंडीशन ऊपर की पूरी नहीं होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ठीक है, मतलब वो एग्रीमेंट ही रह जाता है। तो एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस है। तो एग्रीमेंट तो सेक्शन 2E में आता है और कॉन्ट्रैक्ट 2H में आता है। जितने भी पर्सन हैं जो प्रॉमिस करते हैं कंसिडरेशन के लिए एक दूसरे के एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट अगर लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। जो एग्रीमेंट है उसका वाइड स्कोप है, जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका स्कोप लिमिटेड है। जो ये है लीगल के साथ साथ एक्स्ट्रा लीगल अफेयर भी आते हैं, सोशल वगैरह, और जबकि इसमें सिर्फ लीगल अफेयर्स आते हैं। ये प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के ऊपर बेस होता है, और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है एग्रीमेंट पे बेस होता है। इसमें कोई भी लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं होती, इसमें लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल होना चाहिए, जबकि एग्रीमेंट के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। बात है एग्रीमेंट के काइंड्स। एग्रीमेंट के काइंड्स में क्या बताता है, तो सबसे पहले बताता है कि एग्रीमेंट किसके ऊपर बेस होना चाहिए, ऑब्लिगेशन के बेस पे। तो उसके बेस पे इसको दो पार्ट में बताता है, यूनिलैटरल और बिलैटरल। यूनिलैटरल मतलब जिसमें एक पार्टी ने तो अपनी तरफ से अपना एग्रीमेंट पूरा कर दिया, लेकिन अभी तक ना दूसरे ने उस एग्रीमेंट में अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं किया। जैसे ए ने एग्री हो गया बेचने के लिए गुड्स बी को 1 मंथ में, ठीक है, क्रेडिट पर, 1 मंथ के लिए क्रेडिट पर, और इमीडिएटली गुड्स भेज दिए, लेकिन है ना बी ने अब तक पेमेंट नहीं की है। तो इसका मतलब एक की तरफ से तो काम पूरा हो गया, दूसरी की तरफ से नहीं हुआ है, तो वो क्या हो गया यूनिलैटरल। और बिलैटरल मतलब दोनों पार्टी जब अपना अपना प्रॉमिस पूरा कर देती है, अपना अपना कमिटमेंट पूरा कर देती है, वो क्या बन जाता है, बिलैटरल, ठीक है। इसे हम रेसिप्रोकल प्रॉमिस भी बोलते हैं, ठीक है, जब वो किसी कंसिडरेशन के लिए दोनों अपना अपना मत रख देती है। जैसे ए एग्री होता है सेल करने के लिए गुड्स बी को एग्रीड प्राइस पर 1 महीने बाद, और बी एग्री हो जाता है उसे गुड्स को, जैसे गुड्स रिसीव करेगा पेमेंट के लिए। तो ए और बी अपनी अपनी कमिटमेंट रख रहे हैं, ए प्रॉमिस कर रहा है, तो दोनों के लिए अपना अपना कंसिडरेशन क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। फिर है मोड्स ऑफ क्रिएशन। तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट क्या हो गया, जिसमें एक्सप्रेसिवली बोला जाए मुंह से या लिखकर, ठीक है, मतलब प्रपोजल कैसा हो, बिल्कुल एक्सप्रेसिविटी हो, बिल्कुल क्लियर हो। तो यहाँ पे एक्सप्रेस एग्रीमेंट होगा। जैसे ए सेल करना चाहता है कार बी को 50,000 रुपये में, तो प्रपोजल करता है बी को, और बी जिसे खरीदना चाहता है, तो यहाँ पे क्या है, बी एक्सेप्ट करता है प्रपोजल को बाय वर्ड ऑफ माउथ और रिटर्न में। तो ये क्या हो गया, एक्सप्रेस एग्रीमेंट। इम्प्लाइड में क्या होता है, कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं होता, ना तो बोलकर ना लिखकर, ठीक है। ये सिर्फ थिंकिंग से रिफ्लेक्ट होता है, बिहेवियर से, राइट्स मतलब कोई भी सेरेमनी वगैरह जो परफॉर्म की जाती है ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा, और कस्टम वगैरह से। जैसे एक ड्राइवर है, वो बोलता नहीं है, बस रोक देता है बस स्टैंड पे, और लोग अपने आप उसमें चढ़ जाते हैं, ठीक है, बिना इनवाइट किए हुए ही। तो ये क्या होता है, ये जो साइलेंट और टैसिट का मतलब होता है जो समझ लिया जाए, बोला ना जाए। तो क्या होता है, इन्विटेशन क्या होता है, ड्राइवर का, जो एक्सेप्ट किया जाता है पैसेंजर्स के द्वारा एज एन इम्प्लाइड एग्रीमेंट। बेस्ड ऑन इन्फोर्सेबिलिटी के बेस वॉइड और वॉइडेबल। तो कहता है कि जो एग्रीमेंट जो इन्फोर्स नहीं किए जा सके, लॉ के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, वो क्या होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट। एक जो वॉइड एग्रीमेंट होता है वो जितने भी लीगल राइट्स होते हैं, ऑब्लिगेशंस होते हैं किसी भी पार्टीज़ के, उनको पूरा नहीं करता है। ये जो एग्रीमेंट होता है ये लीगल इफेक्ट में नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही न्यूलिटी होता है, मतलब स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है, ठीक है। वॉइड अप इंश्योर मतलब भी बिगनिंग से ही वॉइड होता है जो एग्रीमेंट होता है, ठीक है। जैसे माइनर के साथ हो जाए बिना किसी कंसिडरेशन के लिए, वो वॉइड है। कोई भी एग्रीमेंट है वो वॉइड होगा अगर जो पार्टीज एग्रीमेंट में वो मिस्टेक करे, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ थी एग्रीमेंट की उसी को ही गलत समझ लें। जैसे ए एग्री होता है गुड्स खरीदने के लिए बी से, और जो गुड्स है वो अभी सिप पर है, वो आए नहीं थे, दोनों एग्री हो गए, लेकिन बाद में पता चलता है कि गुड्स तो डिस्ट्रॉय हो गए, तो अब क्या हो गया, वो वॉइड हो गया। वॉइडेबल क्या होता है, जो लॉ के द्वारा तो इन्फोर्सेबल है, क्योंकि उसमें एक या एक से अधिक पार्टी मतलब वो अपना काम करने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरे ऑप्शन पे दूसरा ऐसा कर नहीं रहा है, ठीक है, तो वो वॉइडेबल एग्रीमेंट हो जाएगा। जैसे कि ये जो एग्रीमेंट होते हैं इसमें कुछ सेंशियल एलिमेंट्स की कमी होती है, फ्री कंसेंट की। जैसे कि जहाँ पे जो एग्रीमेंट फ्री कंसेंट नहीं है, मतलब वो दबाव वगैरह से, जोर ज़बरदस्ती से हुआ है, इन्फ्लुएंस से हुआ है, फ्रॉड से हुआ है, ठीक है, तो वो वॉइडेबल हो जाएगा। जब उनके ऊपर दबाव डाला जाएगा, फ्री कंसेंट नहीं होगी, तो कोई भी पर्सन है वो उसको खंडन कर सकता है, रिप्यूडाइट कर सकता है, रिसाइन कर सकता है, वॉइड कर सकता है, वो बाउंड नहीं है उसको पूरे। जैसे
मतलब जब तक कि उसको मतलब मना ना किया जाए वो वॉइडेबल नहीं होगा। तो जैसे कि अजय को थ्रेट किया जाता है, विजय को अजय थ्रेट करता है कि मैं विजय तेरे को मार दूंगा अगर तू एग्रीड प्राइस पर अपनी प्रॉपर्टी को नहीं बेचता जो पहले थी, कि जो मार्केट प्राइस से भी आप पे थी, और जो विजय है वो एग्रीमेंट कर लेता है, तो एग्रीमेंट है ना वो वॉइडेबल हो सकता है अगर विजय उसको पूरा ना करे, उस प्राइस पर एक्सेप्ट ना करे और रिप्यूडिएट कर दे उस एग्रीमेंट को। लेकिन अगर नहीं करता है तो वो कंटिन्यू रहेगा। लॉ के बेस पे लीगल और इलीगल। लीगल मतलब जिसमें सारे बेसिक एलिमेंट्स हैं तो वो वैलिड हो गया, जैसे कि 50,000 के रूप में वो अपनी कार बेचना चाहता है, बी एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्या हो गया लीगल। इलीगल मतलब जहाँ पे जो रूल्स वगैरह है उनका उल्लंघन हो, ठीक है, जो भी बेसिक पब्लिक पॉलिसीज़ वगैरह हैं, जो क्रिमिनल हो नेचर में, इमोरल हो, तो क्या होगा इलीगल एग्रीमेंट। इमोरल का मतलब क्या है, जो है ना पब्लिक और सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट में जाए। क्रिमिनल का मतलब है जो लॉ के अगेंस्ट में जाए, ठीक है। जो तो ये जो एग्रीमेंट होते हैं इनको लॉ के द्वारा मना नहीं, नॉट ओनली फॉर लॉ के द्वारा ही मना नहीं किया जाता बल्कि पनिशेबल होते हैं ऐसे ऑफेंस, मतलब जिन पे सज़ा वगैरह दी जा सकती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये गुस्से वगैरह को इनवाइट करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ए प्रपोज करता है बी को कि वो ना उसे 50,000 रुपये देगा अगर वो सी को मार देगा। बी एग्री हो जाता है, वो सी को मार देता है, लेकिन ए अब अपनी बात से पलट जाता है। अब बी उसके ऊपर केस नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद तो क्रिमिनल है ना। तो एक वॉइड एग्रीमेंट बहुत बड़ा होता है कंपेयर टू अन इलीगल एग्रीमेंट, क्योंकि वॉइड एग्रीमेंट है ना और कॉन्ट्रैक्ट है, ज़रूरी नहीं है वो इलीगल हो, जबकि जो इलीगल एग्रीमेंट है वो वॉइड ही नहीं होगा, क्योंकि वॉइड तो होगा ही क्योंकि भाई उसमें वो एक्शन ही ऐसे कर रहे हैं। तो एक कोलेटरल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन हो जाती है जो सब्सिडरी इंसिडेंटली एक्जुलरी होती है एग्रीमेंट के। जैसे कि यहाँ पे बता दिया कि जैसे ए पे करता है बी को 100 रुपये, ठीक है, कि मतलब ए अराइव एट द एग्रीमेंट दैट इफ़ अगर कल रेन हुई तो मतलब बारिश हुई तो मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा, और नहीं हुई तो बी तू पे करेगा। तो बैटिंग हुई मतलब गैम्बलिंग एग्रीमेंट है, तो एक टाइप से गेम ऑफ चांस है, तो ये वैसे ही वैलिड नहीं है, ठीक है, क्योंकि सट्टे वगैरह की बात आ गई तो ये कारण भी हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए दूसरा, ए एग्री करता है बी के कि सी को मार दे 1,00,000 रुपये दूंगा, ठीक है, टू बी पेड टू ए बाई बी। सिंस बी डज नॉट हैव द मनी, बी के पास पैसे नहीं थे, वो डी के पास जाता है लोन के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट के लिए। डी को पर्पज़ के बारे में पता नहीं था, वो पैसे दे देता है, ठीक है। तो जो ट्रांजैक्शन है बी और डी के बीच में वो कोलेटरल हो गया एग्रीमेंट के लिए, क्योंकि हेल्पफुल हो गई ना एक टाइप से, ठीक है, लेकिन इलीगल भी है। फिर बात आती है बे परफॉर्मेंस एग्जीक्यूटेड, मतलब जब दोनों पार्टीज अपना अपना काम पूरा कर देती हैं, परफॉर्म कर देती हैं रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस को, ठीक है। जैसे एक ने स्कूटर दे दिया, एक ने पैसे दे दिए। और एग्जीक्यूटरी मतलब जिसको अभी करना बाकी है लेकिन वो एग्री हो गए हैं, ठीक है, मतलब एग्जीक्यूट हुआ नहीं है, जिसको अपनी ड्यूटी पूरी करना। जैसे ए अप्लाई करता है बी को जॉब के लिए, बी उसे जॉब दे देता है लेकिन बोलता है कि स्टार्टिंग न्यू मंथ से। तो अभी ए ने तो मतलब बोल दिया उन्होंने कि आपको जॉब मिल गई है, लेकिन वो अभी कमिटमेंट पूरी नहीं हुई है, नेक्स्ट मंथ होंगी। तो पार्टली भी एग्जीक्यूट हो सकता है, मतलब पार्टली भी एग्जीक्यूटरी हो सकता है। जैसे ए एग्री होता है बी का हाउस पेंट करने के लिए एक प्राइस के लिए, बी पे कर देता है प्राइस, लेकिन ए हैव नॉट येट फिनिश, लेकिन अभी तक ए ने तो काम पूरा ही नहीं किया। मतलब एक तरफ से तो पैसे आ गए, कंसिडरेशन आ गए, लेकिन दूसरी तरफ से अभी तक नहीं हुआ है। इन्फोर्सेबिलिटी के बेस पे इन्फोर्सेबल और इन्फोर्सेबल मतलब जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है, जिसमें कोई भी लूप होल्स नहीं है, कोई भी कमियां नहीं है, और अनइन्फोर्सेबल जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स है, टेक्निकल कमियां वगैरह हैं, ठीक है, या लैप्स है टाइम की, तो जो कंडीशन वगैरह वो पूरी नहीं है, क्लियर नहीं है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या बोलते हैं, अगर वो ब्रीच करे कॉन्ट्रैक्ट को एक पार्टी के द्वारा, एग्री पार्टी के द्वारा, तो रिम्यूर्समेंट भी नहीं हो सकता। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है अनइन्फोर्सेबल, मतलब लॉ उसे लागू ही नहीं करेगा। जैसे कई बार क्या होता है रिक्वायरमेंट होती है स्टैम्प पेपर वगैरह हो, तो कुछ लोग अगर कम वैल्यू की स्टैम्प लगा देते हैं तो भी वो वैलिड नहीं हो सकता। लेकिन लॉ है ना इन सभी कमियों के लिए सॉल्यूशन भी देता है कि आप है ना उतनी वैल्यू की दूसरी स्टैम्प लगा दो, एडिशनल स्टैम्प लगा दो। अब बात आती है काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पहला टाइप आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो सारे प्रोविजंस को फुलफिल कर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, और एक से अधिक एलिमेंट अगर मिसिंग हो जाए तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइडेबल, वॉइड या इलीगल या अनइन्फोर्सेबल हो जाता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जो सीज हो जाए, मतलब जो लॉ है जिसको लागू ना कर पाए, वो क्या बन जाता है वॉइड, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो सकता है लेकिन बाद में वो वॉइड बन सकता है। जैसे एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इंटरनेशनल ट्रेडर से, वो वॉइड कब हो गया जब वार मतलब छिड़ गया था, जिसके कारण वहाँ से सामान वगैरह मंगवाना
मुश्किल हो गया था, ठीक है। तो जो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड हो सकता है जब ये किया जाए, लेकिन बाद में सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग भाई इसको परफॉर्म करना मुश्किल हो जाए तो ये वॉइड बन सकता है। मेन डिफरेंस क्या होता है कि वॉइड एग्रीमेंट में और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में यही कि जो वॉइड एग्रीमेंट होता है वो वॉइड होता है स्टार्टिंग से, जबकि एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है ना ये वैलिड होता है स्टार्टिंग में, बाद में ये सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग वॉइड होता है। वॉइडेबल मतलब जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है एक या एक से अधिक पार्टीज़ की कंसेंट से, बट दूसरे के से नहीं, ठीक है। जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें कुछ सेंशियल एलिमेंट की कमी होती है, वो बोलते हैं फ्री कंसेंट, ठीक है। तो इस ये राइट होता है एक पर्सन के बाद कि वो कभी भी इसको खंडन कर सकता है, इसको रद्द कर सकता है, ठीक है। उसके पास राइट है प्रॉपर टाइम में, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं करता प्रॉपर टाइम में तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मतलब वो अपना राइट खो देता है और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइडेबल बन जाता है, ठीक है। और जिसमें फ्री कंसेंट की कमी हो तो वो वॉइडेबल होगा, जिसमें मतलब ज़बरदस्ती वगैरह से काम किया जाए, मिस रिप्रेजेंट से किया जाए। अब आता है डिफरेंसेस वॉइड और वॉइडेबल। वॉइड मतलब जो लॉ के द्वारा लागू नहीं है, लेकिन ये स्टार्टिंग में लागू होता है एक या एक से अधिक पार्टीज़ की कंसेंट पे। ये लॉ के द्वारा लागू है ही नहीं, कहते ये इन्फोर्सेबल है जिसकी फ्री कंसेंट होती है, मतलब जिसकी कंसेंट इज़ नॉट फ्री, ठीक है। और वो रद्द कर सकता है इसको बाद में, उसके पास ये पावर है। और कहता है कि जो ये होता है कि ये नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है स्टार्टिंग से, जबकि ये स्टार्टिंग में तो वैलिड होता है, बाद में ही खंडन वगैरह से वॉइड कर सकते, मतलब वॉइड कर सकते हैं। ये फिजिबल नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत की, मतलब इफ़ इट इज़ डन, जो पर्सन होता है जिसका जो टाइटल है वो ट्रांसफ़र किया जाता है, उसके पास राइट नहीं हो ओनरशिप का। जबकि फिजिबल होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो रिप्रोडाइट ना करे पार्टी जिसको टाइटल ट्रांसफ़र किया गया है, तो राइट ऑफ ओनरशिप भी चला जाएगा, ठीक है। डील ऑफ म्यूचुअल कंसेंट से होता है। जो एग्रीमेंट होता है वो वॉइड होता है क्योंकि इसमें बेसिक एलिमेंट की कमी होती है, ये वॉइडेबल होता है क्योंकि फ्री कंसेंट की कमी होती है। अब आती है वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल। वॉइड मतलब जो मतलब मच वाइडर इलीगल से, जबकि ऑल वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं होते, ठीक है। जो वॉइड एग्रीमेंट है ये इन्फोर्सेबल नहीं होता लॉ के द्वारा, और जो भी पार्टीज होती है वो उनको पेनल्टी नहीं लगती, मतलब सज़ा नहीं मिलती। जबकि जो इलीगल एग्रीमेंट होते हैं वो इलीगल होते हैं, उनका पर्पज़ और कंसिडरेशन भी इलीगल होता है, ठीक है। वो जो लॉ को तोड़ते हैं और पार्टीज़ को पनिश किया जा सकता है। जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वॉइड एग्रीमेंट में वो वैलिड हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर एक माइनर है वो 2000 रुपये बोरो करता है बी से और गारंटी करता है सी को, ठीक है, तो ए और बी के बीच में तो वॉइड है लेकिन सी के लिए वैलिड है। और जितने भी कोलेटरल एग्रीमेंट होते हैं वो इलीगल एग्रीमेंट वो वॉइड होते हैं, ठीक है। और जो एग्रीमेंट होता है वो लॉस कर देता है अपना लीगल स्टेटस जब वो प्रूव हो जाए वॉइड, और जो भी एग्रीमेंट है वो वॉइड होगा बिगिनिंग से, कब इलीगल होगा तो ये हमारा एक चैप्टर था। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।